गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशंस करने जा रहे हैं जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। तो आज जो है हम लेक्चर 4 देखेंगे एम लक्ष्मीकांत का संविधान की प्रस्तावना। ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए जो ये लेक्चर्स है आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपको जो है हर एक कीवर्ड का, जिसमें बंधुत्व बोलूँ, समता बोलूँ, स्वतंत्रता बोलूँ, गणतंत्र बोलूँ, तो आप उसका जो कीवर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स आप समझ पाएंगे और यही कीवर्ड्स जो हैं आपकी हेल्प करेंगे आने वाले जो लेक्चर्स वीडियो हैं उनको समझने के लिए। तो आप जो हैं इसको लगातार और कंटिन्यूसली देखते रहें। तो अब जो है हम जो लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं हम कि आखिरकार संविधान की प्रस्तावना क्या है, क्या होती है संविधान की प्रस्तावना, तो उसके बारे में हम डिस्कशंस। तो संविधान की जो प्रस्तावना होती है, या मैं बोल दूं कोई भी जो राष्ट्र है बिना संविधान के एक व्यवस्थित शासन की कल्पना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक संविधान के जो होती है प्रारंभ में एक क्या होती है, प्रस्तावना होती है। ठीक है, जिसमें शासन व्यवस्था के मूल आधारों, उद्देश्यों, मंशाओं और लक्ष्य, आदर्शों आदि का क्या होता है, स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। और प्रस्तावना से ही जो होता है संविधान निर्माताओं की मंशा का हमें पता चलता है कि आखिरकार क्या संविधान की या संविधान निर्माताओं की मंशा क्या है, किस प्रकार का संविधान भी बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, या निर्माताओं के उद्देश्य क्या चाहते हैं, इस रूप को दर्शाएंगे वो। अब हम देखेंगे कि सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। कहाँ सम्मिलित किया गया था? सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में जो था प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। उसके बाद जो है कई देशों ने इसे अपनाया था, जिसमें अपना भारत देश भी शामिल है। आखिरकार प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना जो होती है वो संविधान के परिचय और भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना किसे कहेंगे हम? किसी भी संविधान के परिचय या उसकी भूमिका को या उसके उद्देश्यों को हम प्रस्तावना कहेंगे। ऐसे यदि हम देखें संविधान का जो सार होता है, ये प्रख्यात जो है विशेषज्ञ कौन, N.A. पालकीवाला ने बोला कि संविधान का परिचय पत्र होता है। क्या होता है? संविधान का परिचय पत्र होता है संविधान की प्रस्तावना। सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोला है कि क्या प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं को जानने की एक कुंजी होती है। ठीक है, ऐसे हमारे पालकीवाला जी ने भी क्या बोला कि संविधान का परिचय पत्र, किसे बोला? संविधान की प्रस्तावना को बोला। संविधान की सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान की पहली सभा की बैठक। और जो था उद्देश्य कब पारित हुआ? वो 13 दिसंबर 1946 को जो था वो सर्वसम्मति से जो था उद्देश्य उन्हें प्रेस करा। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। किस पर आधारित था? वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। अब क्या होगा कि जो 1946 में 42वां संविधान संशोधन होगा, उसमें जो होगा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है वो शामिल कर दिए जाएंगे। कब कर दिए जाएंगे? 42वें संविधान संशोधन में। अब हम देखते हैं कि यार जो भी प्रस्तावना के जो तत्व होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं? वो 4 बेसिकली तत्व होते हैं। पहला क्या होता है? मूल तत्व संविधान के अधिकार का स्रोत। ठीक है ना, कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। क्या करता है? भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। सेकंड क्या बोला प्रस्तावना के मेन तत्व? कि भारत की प्रकृति, ये भी घोषणा करता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ये उसकी कैसी हो गई? भारत की प्रकृति हो गई। अब संविधान का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो रहेगा वो रहेगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। संविधान के ये क्या रहेंगे? मेन उद्देश्य रहेंगे कि हमें जो है ये 4 उद्देश्य पूरे करने हैं। आने वाली सरकारें भी जो रहेंगी वो 4 इन उद्देश्यों पर ही बात करा करेंगी। तो 4th अब हम देखेंगे क्या? संविधान लागू होने की तिथि। तो संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। ठीक है ना, कि संविधान कब लागू हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो था संविधान हमारा लागू हो गया था। उसके बाद जो कुछ धाराएं लगी थी वो 26 जनवरी के दिन पूरी की गई है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल वाइज बताया है मेरे लेक्चर 2 में, तो आप जाकर वहां से देख सकते। अब देखिए हम संविधान की कुछ
प्रस्तावना की विषय वस्तु पर डिस्कशंस कर लेते हैं। तो जो हमारी ये संविधान की ये प्रस्तावना जो लिखी गई है, इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि हमारी जो प्रस्तावना होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? हम भारत के लोगों से। कहाँ से स्टार्ट होती है वो प्रस्तावना? हम भारत के लोगों से होती है, जो कि ये स्पष्ट करती है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो जनता है और राजनीतिक सत्ता जो है उसका अंतिम रूप भी क्या है? जनता है। क्या है? उसका अंतिम रूप भी जनता ही है। क्या हुआ? जिसकी स्वेच्छा से जनता ने संविधान का निर्माण करा है और अपनी पसंद की शासन व्यवस्था को स्थापित किया है। क्या है? अपनी पसंद की शासन व्यवस्था से स्थापित किया है। इससे हमें तात्पर्य होता है किससे? हम भारत के लोगों से, जो हमारे संविधान की स्टार्टिंग होती है उससे। और यदि आप प्रस्तावना के अंतिम भाग में देखेंगे, यदि आप प्रस्तावना जो है इसके अंतिम भाग में देखेंगे तो इसमें 3 कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। एक लिखा है क्या? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इन कीवर्डों से, या ये जो लास्ट में जो ये 3 कीवर्ड्स लिखे हैं, इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा जो संविधान है, ठीक है ना, जो हमारा संविधान है किसी वैदेशिक सत्ता या किसी अन्य विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा हम पर या भारत पर आरोपित नहीं किया गया है। ठीक है ना। इन 3 कीवर्डों से हमें पता चलता है कि हम पर जो है विदेशी सत्ता या अन्य किसी वर्गों ने हम पर कोई ये संविधान जो है आरोपित नहीं किया है, बल्कि इसे जनता ने इसे स्वयं बनाया है और इसे स्वीकारा भी है। या फिर दूसरे शब्दों में मैं बोल दूं कि जनता जो थी, दूसरे शब्दों में बोल दूं, जनता शासक भी है और जनता शासित भी है। ये जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें यदि मैं आपसे और दूसरे कीवर्ड्स में या दूसरे शब्दों में बात करूं तो वहाँ की जो जनता है वो शासक भी है और जनता जो है वो शासित भी है। हमारा जो भारत का संविधान है। अब जो है हम उसके कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। तो प्रस्तावना के कुछ मुख्य जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे संप्रभुता हो गई, क्या हो गई? संप्रभुता हो गई, समाजवादी हो गई, धर्मनिरपेक्ष हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, गणतंत्र हो गया, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। इन पर अब हम जो है विचार जो है विस्तार से करेंगे कि आखिरकार किसे संप्रभुता कहेंगे। ठीक है, या कैसे संप्रभुता कहेंगे। एक शब्द में यदि परिभाषा दूं तो उसका मतलब ये होगा कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह क्या होगा? स्वतंत्र होगा। मतलब भारत के जो आंतरिक और बाहरी मामले होंगे उसमें जो रहेगा भारत क्या होगा? स्वतंत्र होगा। कोई भी व्यक्ति उसमें क्या होगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा। पूर्ण रूप से क्या होगा? वो कोई भी विदेशी मामला में पूर्णतः वो क्या होगा? स्वतंत्र होगा। ये भी बोल दूं, क्या रहेगा? वो पूर्णतः विदेशी मामलों में स्वतंत्र रहेगा। भारत किसी भी देश से मित्रता और संधि कर सकता है। तो संप्रभुता का मतलब आप ये होंगे। अब इसमें क्या दिया है कि भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखना। वर्ष 1949 में क्या है? भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना है। कैसे माना है? ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना है। और क्या बोला है कि भारत जो है कॉमनवेल्थ का सदस्य है। इसका मतलब ये होगा कि भारत ने इसकी जो सदस्यता है अपनी इच्छा से स्वीकार किया है और इसे जब चाहे तब इसकी सदस्यता से अपने आप को अलग कर सकता है। ठीक है ना, जब चाहे तब वो अपने आप से इस कॉमनवेल्थ की सदस्यता से अलग कर सकता है। इस पर कोई संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की भी संप्रभुता को सीमित नहीं करती है। ठीक है ना, जब चाहे तब भारत क्या करेगा? इसकी सदस्यता कैंसिल भी कर सकता है। तो संप्रभुता के मतलब ये होंगे। अब हम जो है सेकंड कीवर्ड जो है हमारा समाजवादी को डिस्कशन करेंगे। ये जो समाजवादी है ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कब? 1976 में जो था ये कीवर्ड जो है समाजवादी वो जोड़ा गया। तो हमारे जो देश में है वो कैसा समाजवादी है? वो है लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय अगर समाजवाद की बात करें तो वो कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी और समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद कहा जाता है। अब हम समझते हैं इसको आखिरकार क्या है लोकतांत्रिक समाजवाद। ये तो अब आपसे बोल दिया गया है कि लोकतांत्रिक समाजवाद कहा गया है, तो आखिरकार लोकतांत्रिक समाजवाद होता क्या है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद उसे कहा जाता है जिसमें अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था के जो स्तर होते हैं, प्राइवेट इंटरशिप्स जो होती है, ठीक है ना, प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो होती हैं
और सरकारी जो होती हैं उनका नियंत्रण जो होता है तत्वों का साथ साथ अस्तित्व में आते हैं। मतलब ये जो दोनों का जो होता है समाजवादी में, दोनों के जो तत्व हैं वो समाज में आते हैं, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के जो मुख्य स्रोत होते हैं या साधनों पर जो होता है उस पर किसका नियंत्रण होता है, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो जो उसके प्रमुख स्रोत रहेंगे उस पर किसका नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। जिसमें जो क्या रहेगा, उत्पादन के जो साधन का जो प्रयोग है वो किसके हित में किया जाएगा, समाज के हित में किया जाता है। किसके हित में किया जाएगा, हमेशा समाज के हित में किया जाता है। और समाज को क्या करना है, आदर्श को प्राप्त करने के लिए संविधान के भाग 4 में जो है, संविधान के भाग 4 में राज्य के निर्देश दिए गए हैं, या फिर मैं बोल दूं एक प्रकार से जो भारत का लोकतांत्रिक समाजवाद है वो किस पर आधारित है, तो वो जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। मतलब सार्वजनिक और निजी जो क्षेत्र हैं वो साथ साथ मौजूद रहते हैं। क्या रहते हैं, वो साथ साथ मौजूद रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी उत्पादन के मुख्य स्रोत होते हैं उस पर किसका नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। बाकी यदि आप अलग देशों में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, अमेरिका में वहाँ पर प्राइवेट बोल दूँ या निजी क्षेत्रों के हिसाब से उत्पादकों का क्या रहता है, उनका नियंत्रण रहता है। तो वो जब चाहे तब क्या करते हैं, उस पर प्राइस रेट जो होते हैं हाई कर देते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कैसा है, तो भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था रखता है। और निजीकरण या जो मेन प्रमुख उत्पादन है उस पर किसका नियंत्रण होता है, गवर्नमेंट का होता है, ना कि प्राइवेटीकरण का। तो सर्वोच्च न्यायालय भी क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय भी बोलता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या होगा कि उसमें गरीबी, उपेक्षा, बीमारी या अवसर की जो असमानताओं हैं उनको समाप्त करना है। क्या करना है, उसकी जो असमानता है उसको समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद जो है मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलता जुलता रूप है। क्या है, मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलता जुलता रूप है, जिसमें यदि आप देखा जाएंगे तो गांधीवाद जो समाजवाद की ओर ज़्यादा आपको झुकाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम समाजवादी को हम समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड की ओर। अब जो है, अब हम थर्ड देखेंगे क्या, धर्मनिरपेक्ष। क्या देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर जो होगा, थर्ड कीवर्ड देखेंगे। तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो भी क्या हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 1976 में जो था ये कीवर्ड्स जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष भी। तो क्या होगा यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय जिसे मैं बोल दूँ या उच्चतम न्यायालय ने भी क्या कहा, 1974 में कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, क्या बोला, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था। क्या होता राज्य, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि 1974 में उन्होंने बोला कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो है संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माताओं ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो इसके जो संविधान में जो है अनुच्छेद 25 से 28 जो हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं वो जोड़ के चले गए थे। पहले ही जो थे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार उन्होंने बता दिए थे कि आखिरकार क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार होना चाहिए, वो उन्होंने आर्टिकल जो है 25 से 28 जो है पहले ही उन्होंने बता के चले गए थे। कौन, संविधान निर्माताओं ने। आखिरकार अब लेकिन हम बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष क्या होगा। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणा विद्वान है। हमारे देश में सभी धर्म जो रहेंगे वो क्या होंगे, धर्म जो रहेंगे वो समान रहेंगे। क्या रहेंगे, वो धर्म समान रहेंगे और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि किसी भी विशेष धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। गवर्नमेंट क्या करता है कि किसी भी विशेष धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करता है, वरन क्या बोल दूं, धर्म का जो क्या करेंगे, धर्म के साथ समान व्यवहार करेंगे। क्या करेंगे, धर्म के साथ समान व्यवहार करेंगे और समान संरक्षण भी प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, समान संरक्षण भी प्रदान करेंगे, समान समर्थन प्रदान। अब जो है हम फोर्थ कीवर्ड देखेंगे, लोकतांत्रिक या जिसे मैं बोलूँ डेमोक्रेटिक। तो लोकतांत्रिक क्या होगा कि संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक जो है राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। कैसी परिकल्पना की गई है, एक क्या होगा लोकतांत्रिक का मतलब लोगों के द्वारा शासन, ठीक है ना, उसे बोलेंगे हम लोकतांत्रिक।
यह एक क्या कर देंगे, संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, या जिसे मैं बोल दूं सर्वोच्च जो शक्ति रहेगी वो किस पर रहेगी, जनता के हाथों में रहेगी। किसके हाथों में रहेगी सर्वोच्च शक्ति, जनता के हाथों में। यदि मैं इसको और दूसरे शब्दों में यदि आपको डिफाइन करूं तो क्या होगा, लोकतंत्र शब्द किसका यदि मैं परिचय दूं तो क्या होगा कि सरकार को शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है, जनता ही है। क्या है, शक्ति का स्रोत भारत की जनता ही है। या मैं बोल दूं लोकतंत्रात्मक जो सरकार जो रहेगी वो जनता की होगी और जनता के लिए काम करेगी और जनता के द्वारा स्थापित सरकार है। क्या होगी, लोकतांत्रिक जो सरकार रहेगी या लोकतांत्रिक सरकार है जनता की है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा स्थापित सरकार है। करेगा जनता जिसे प्रतिनिधित्व करेगी वही शासन करेगी। या मैं बोल दूं कि जनता द्वारा निर्वाचन जो शासन रहेगा या प्रतिनिधित्व होगा वो भी देश का शासन चलाएंगे और अंतिम रूप से जनता ही इसके प्रति क्या होगी, उत्तरदायित्व होगी। तो यदि आप इस लोकतंत्र का मतलब क्या होगा कि जो भी शक्ति रहेगी वो किनके हाथों में रहेगी, जनता के हाथों में रहेगी। लोकतंत्र का मतलब यहाँ पर हो जाता है। तो यदि हम लोकतंत्र को देखें तो दो रूपों में या दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, जिसे हम बोल देंगे, एक को बोल देंगे प्रत्यक्ष और एक को बोल देंगे हम अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा कि लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। क्या करते हैं, अपनी शक्ति का इस्तेमाल जो रहेगा प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसा कि आप स्विट्जरलैंड में देख सकते हैं। और प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र के जो रहेंगे चार मेन औजार रहेंगे। एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा रेफरेंडम, इनिशिएटिव, ठीक है, रिकॉल, और लास्ट हो जाएगा क्या, पेबेसाइड। क्या हो जाएगा लास्ट, पेबेसाइड या जनता या जनमत संग्रह जिसे मैं बोलूँ। अब दूसरी ओर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। ये तो हो गई हमारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात। यदि मैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करूं तो इसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होगा सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा, सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस प्रकार का जो लोकतंत्र या जिसे हम प्रतिनिधित्व या चुनाव करके जिसे हम प्रतिनिधि चुनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र भी कहा जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार लोकतंत्र क्या होता है। तो फाइनली जो होता है हमारे देश में कैसा लोकतंत्र चलता है, तो वो होता है क्या, अप्रत्यक्ष। कैसा होता है हमारा देश का लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष होता है। क्यों, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है या भारत का जो क्षेत्रफल है उस हिसाब से यदि हम देखा जाए तो वहाँ पर क्या होगा, स्वाभाविक है कि यहाँ पर क्या होगा, लोकतंत्र जो होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलाया जाना मुश्किल रहेगा, चलाया जाना जो रहेगा वो संभव भी नहीं रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर यदि मैं भारत की बात करूँ तो भारत में कैसा लोकतंत्र चलेगा, तो भारत में जो रहेगा वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही रहेगा। कैसा रहेगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही। फिफ्थ जो कीवर्ड है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्या है, गणतंत्र या जिसे रिपब्लिक जिसे मैं बोलूँ। तो इस गणतंत्र का मतलब क्या होगा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या हो गया, दो भागों में इसे बांटा जा सकता है। किसे, गणतंत्र को एक बोल देंगे किसे, राजशाही, और दूसरा हो जाएगा गणतंत्र। तो राजशाही व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य का जो प्रमुख होता है या जिसे बोल दूँ आमतौर पर किसे, राजा या रानी हम जिसे बोलते हैं, उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होता है। इसका मतलब ये होगा कि वो क्या करेंगे, एक प्रकार से वंशानुगत जो रहेगा परंपरा चली आएगी कि राजा का बेटा ही राजा होगा और राजा का बेटा फिर से राजा होगा। तो ये चीज़ यदि आप परंपरा देखेंगे या राजशाही आप परंपरा देखेंगे तो ये आपको ब्रिटेन में देखने को मिलेंगी। वहीं यदि अब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो गणतंत्र में क्या होता है कि राज्य का जो प्रमुख होता है हमेशा क्या करेगा, वो या तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, एक निश्चित समय के लिए, किसके लिए, एक प्रत्यक्ष बोल दूं या अप्रत्यक्ष बोल दूं, लेकिन क्या निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका में, ठीक है ना। इसीलिए भारतीय संविधान में भी क्या हो गई, प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ भी यह है कि भारत का जो प्रमुख होगा, ठीक है ना, या जिसे मैं बोल दूं राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कैसे आएगा, वो भी कैसे सत्ता में आएगा, वो भी 5 वर्षों के लिए आएगा, लेकिन किस रूप से आएगा, वो अप्रत्यक्ष रूप से जो चुना जाएगा, ठीक है ना। तो भारत का जो राष्ट्रपति रहेगा वो भी कैसा रहेगा, 5 वर्षों के लिए, यानी कि निश्चित अवधि के लिए, और कैसा रहेगा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो रहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से। तो गणतंत्र में यदि हम गणतंत्र के अर्थ में देखें
तो दो और बातें शामिल की गई हैं। क्या बातें शामिल की गई हैं? पहली तो ये बातें शामिल की गई है कि राजनीतिक जो संप्रभुता है किसी एक ऐसे व्यक्ति या राजा के हाथों में होने की बजाय क्या हो जाएगा, लोगों के हाथों में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजा के हाथों में होने के बजाय किसके हाथों में हो जाएगा, वो लोगों के हाथों में हो जाएगा। और दूसरी कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, यानी कि कोई भी रंग, काले गोरे भेदभाव, ठीक है ना, तो हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिकों के लिए खोला होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो रहेगा न्याय देखेंगे। क्या देखेंगे, न्याय। तो न्याय भी आपको जो है भारत के संविधान में या प्रस्तावना में यदि आप देखेंगे तो 3 रूपों में आपको न्याय देखने को मिलेगा। पहला क्या हो जाएगा, सामाजिक, दूसरा हो जाएगा आर्थिक और तीसरा हो जाएगा राजनीतिक, ठीक है ना। तो यह आपको 3 देखने को न्याय मिलेंगे। तो पहला हम जो सामाजिक न्याय है उसका मतलब क्या होगा कि हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए जो होगा समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब समाज में किसी भी वर्ग जो विशेष के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा या महिलाओं की स्थिति में क्या होगा, हमेशा सुधार होगा। क्या होगा, उस स्थिति में सुधार होगा। तो ये तो हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय मिलेगा हमेशा। आर्थिक न्याय की यदि हम बात करें तो आर्थिक न्याय की मतलब क्या हो जाएगा कि कोई किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पर, आर्थिक संपदा के आधार पर कि भैया उसकी आय ज़्यादा है या पैसा ज़्यादा कमाता है तो इस हिसाब से उसको छोड़ दो, या फेमस है तो इस हिसाब से उसको क्या करें, अपन दंड ना दें। तो ऐसा नहीं होगा कि उसको भी क्या होगा, आर्थिक न्याय का अर्थ मतलब ये हो जाएगा कि उसके साथ भी क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके हिसाब से, उसमें संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है एक दूसरे से देखा जाए तो वो एक मिला जुला रूप होते हैं, या अनुपातिक न्याय भी परिलक्षित करता है। क्या करते हैं, एक दूसरों के न्याय और अनुपातिक लक्षण दोनों में देखने को मिलते हैं। तीसरा जो होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, तीसरा क्या होगा, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हो जाएगा कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो अपना, अथवा अपनी सरकार या अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाने का अधिकार की बात हो। तो वो ऐसा राजनीतिक दबाव भी जो रहेगा, या जिसे मैं राजनीतिक न्याय के हिसाब से अपन बोल दें, तो वो जो काम रहेंगे नहीं होंगे। राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो, सबको समान रूप से न्याय मिलेगा। तो न्याय भी जो है आपको ये 3 डिफरेंट रूप जो हैं देखने को मिलेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब हम बात करते हैं 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक की। 7th इंपॉर्टेंट क्या है, स्वतंत्रता, जिसे मैं बोलूँ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि लोग जो रहेंगे उनकी गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना ही क्या हो जाएगी, उसकी स्वतंत्रता हो जाएगी। या मैं बोल दूं प्रस्तावना के हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए क्या करा है, अभिव्यक्त, विश्राम, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षा करता है, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों के जरिए क्या करेगा कि अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्र सुरक्षा की है। यदि कोई उसका हनन करता है, यदि उसको कोई तोड़ता है तो कानून का दरवाजा वो जाकर कटा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को क्या है, कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया कि हम तो भारत के जो हैं स्वतंत्र नागरिक हैं तो हम जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो स्वतंत्र कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करने का आपको क्या हो जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा। आपकी जो है स्वतंत्रता के कुछ अधिकार जो हैं वो लिमिटेड हैं, उनकी जो सीमाएं हैं वो लिखित है संविधान में कि आप किस हद तक आप इस स्वतंत्रता का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं या आप किस प्रकार से स्वतंत्र है। ये किस में लिखा गया है, पूरा संविधान में लिखा गया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे समता। समता का मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार से मैं आपको शॉर्ट फिल्म में जल्दी से बता दूं तो समता का मतलब क्या हो जाएगा कि व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना ही क्या हो जाएगा, समता हो जाएगा। एक प्रकार से क्या करना है, व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के बारे में उपबंध है क्या,
समता। समता जो रहेगा, समाज के किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार की अनुपस्थिति या विशेष अधिकार नहीं देता है बिना किसी भेदभाव के। तो बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति जो रहेगा को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध जो होगा वो समता में होगा। रंग भेद, जाति भेदभाव के बिना आपको उठकर क्या करना है, हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का के उपबंध दिए गए हैं समता में। तो इस समता का मतलब क्या हो जाएगा कि समता जो है 3 आयाम शामिल किए गए हैं। एक क्या किया गया है, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। अगर हम मौलिक अधिकारों पर बात करें तो मौलिक अधिकारों में समता को क्या करा है, सुनिश्चित करता है। तो पहला उसमें क्या दिया है, विधि के समक्ष क्षमता, जो कि अनुच्छेद 14 में दिया है। धर्म, जाति, लिंग, ठीक है ना, जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध दिया गया है क्या, आर्टिकल 15 में। लोक नियोजन की बात की गई आर्टिकल 16 में। अस्पृश्यता का अंत बताया है, छुआछूत को जो अंत का प्रावधान बताया गया है तो वो अनुच्छेद 70 में किया गया है। और ई जो है वो उपाधियों का भी अंत बताया गया है, उपाधियां जो चलती थी पहले उनका भी अंत बताया है आर्टिकल 18 में। क्या होगा, समता जो होगा ऐसे उपबंध है जिसमें राजनीतिक सत्ता को क्या करेंगे, सुनिश्चित करते हुए प्रतीत होते हैं। तो प्रथम है कि क्या हो जाएगा, धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदान सूची से या मतदान सूची में शामिल होने के आयोग करार नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, यदि आप धर्म, जाति, लिंग के आधार पर यदि आप किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, उसे क्या कर देंगे, आयोग करार नहीं दिया जाएगा। उसका आर्टिकल अनुच्छेद 325 में गिवन है। और दूसरा ये होगा कि चाहे आप लोकसभा हो चाहे राज्यसभा के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 326 में। तो लोकसभा चाहे विधानसभा के लिए आप वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है। और क्या किया गया है कि आर्टिकल जो 39 है उसमें महिलाओं और पुरुषों को जो जीवन यापन करने के लिए जो पर्याप्त साधन, जिसे मैं बोल दूं, या समान काम के लिए समान वेतन का भी प्रावधान या जो है अधिकार को सुरक्षित करता है। ऐसा नहीं है महिला और पुरुषों में आप भेदभाव करें, तो महिला और पुरुषों में क्या होंगे, आपको समान काम और समान साधन के लिए क्या करेंगे, सुरक्षा या अधिकार को सुरक्षित करेंगे। 9th जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोला जाएगा बंधुत्व को। बंधुत्व का क्या करेंगे, बंधुत्व का मतलब क्या हो जाएगा कि भाईचारे की भावना। आज हमारे भारत देश में कई सारे धर्मों को अपनाया जाता है, कई सारे व्यक्ति रहते हैं, कई सारे धर्मों के व्यक्ति रहते हैं, लेकिन हमें कैसा रहना है, भाईचारे की भावना के हिसाब से काम करना है, उसे बोला जाएगा बंधुत्व। ठीक है ना। तो संविधान क्या करेगा कि हमारी जो है एक प्रकार से क्या है, एकल नागरिकता के एक तंत्र को माध्यम से क्या करेगा, भाईचारे की भावनाओं को प्रोत्साहित करेगा, जिसमें मौलिक कर्तव्य आप आर्टिकल क्या हो जाएगा 51A में भी कहेंगे, या 50 मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, जिसे क्या बोलेंगे, मौलिक कर्तव्य भी हम बोले जाएंगे। तो हर एक भारत का नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो धार्मिक, भाषाई या क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर क्या करेगा, वो अपने भाईचारे की भावनाओं को प्रोत्साहित करे। क्या करे, अपने भाईचारे की भावनाओं को प्रोत्साहित करे। और प्रस्तावना भी कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। क्या करना पड़ेगा, बंधुत्व में हमें भाईचारे की भावनाओं में 2 बातों को सुनिश्चित करेगा, ये हो गया। तो पहला क्या होगा, पहला होगा व्यक्ति का सम्मान। क्या होगा, व्यक्ति का सम्मान जो रहेगा वो सर्वोच्च रहेगा, व्यक्ति का हमेशा जो करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और दूसरा क्या हो जाएगा कि जो देश की एकता, अखंडता, जिसे मैं बोल दूं, वो बरकरार रहना चाहिए। ठीक है ना। अखंडता शब्द जो है ये भी आप देखेंगे तो ये जो है अखंडता जो कीवर्ड से, अखंडता जो है शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया। 1976 में ये जो था कीवर्ड अखंडता भी ऐड किया गया। आप लोग 3 कीवर्ड याद रखना कि 42वें संविधान संशोधन में जो 1976 में हुआ था उसमें 3 कीवर्ड जोड़े गए थे। एक था क्या, हमारा अखंडता, क्या था, एक था हमारी अखंडता, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था समाजवादी। ठीक है। तो ये जो 3 कीवर्ड्स हैं ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जो हैं जोड़े गए थे। किसकी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये 3 कीवर्ड्स जोड़े गए थे। अब जो है हम प्रस्तावना का महत्व देखेंगे, आखिरकार क्या होता है प्रस्तावना का महत्व। तो आप देखेंगे कि जो प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रस्तावना को संविधान की
आत्मा कहा गया है। और संविधान सभा में जो सदस्य थे एम मुंशी जी, कौन थे? एम मुंशी जी। उनने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली भी कहा है। क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली कहा है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? संविधान की वास्तविक और मूल विशेषताएं जो होंगी एवं दर्शन जो होंगे वो प्रस्तावना में प्रदर्शित होंगे। क्या होंगे? वो दर्शन में प्रदर्शित होंगे प्रस्तावना में। तो इस प्रकार से उनने क्या कहा गया है? कुंडली कहा गया है। और प्रस्तावना को क्या हुआ? संविधान की आत्मा भी कहा गया है। तो संविधान की अगर हम व्याख्या यदि हम प्रस्तुत करें तो संविधान क्या होता है? संविधान की यदि प्रस्तावना की यदि हम बात करें तो संविधान की जो प्रस्तावना होती है वो एक प्रकार से दर्पण होती है। क्या होती है? वो एक प्रकार से दर्पण होती है, जिसमें संविधान की संपूर्ण जो होती है तस्वीर आपको देखने को मिलती है। क्या मिलती है? संपूर्ण जो तस्वीर होती है उसमें देखने को मिलती है कि संविधान का चेहरा जो होगी वो आपको संविधान का चेहरा है, जिसमें संविधान की एक प्रकार से क्या होगी? पहचान होती है। क्या होती है? संविधान की एक प्रकार से पहचान होती है। तो वहीं अब हम संविधान की जो है कुछ यदि हम महत्व यदि हम देखें संविधान के महत्व के बारे में, तो जब भी कोई संविधान का जो अनुच्छेद रहता है वो अस्पष्ट होता है या हम उसके बारे में अर्थ जानने में हमें यदि कठिनाई होती है तो उसके स्पष्टीकरण के लिए हम क्या करते हैं? प्रस्तावना की जो भाषा होती है, जो प्रस्तावना की जो भाषा होती है उसका सहारा लिया जाता है। तो एक महत्व तो आपको क्या हो जाएगा? प्रस्तावना की जो भाषा होती है उसका सहारा लिया जाएगा। सेकंड क्या होगा कि संविधान के किन्हीं भी दो अनुच्छेदों में यदि जैसे क्या होता है? विरोधाभास हो जाता है। आर्टिकल्स में यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा? उन आर्टिकल्स में यदि विरोधाभास हो जाता है या टकराव उत्पन्न हो जाता है तो भी हम क्या करते हैं? संविधान जो निर्माताओं के जो आश्रय को समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो भी कोशिश रहेगी वो किससे रहेंगे? हम प्रस्तावना की सहायता से हम ली जा सके। क्या करेंगे? उसमें यदि टकराव उत्पन्न होगा तो हम क्या करेंगे? उसमें प्रस्तावना की सहायता जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो उसकी प्रस्तावना की सहायता जो रहेंगी उसमें लेंगे। थर्ड क्या करेंगे कि प्रस्तावना का जो महत्व है या प्रस्तावना का महत्व जो रहेगा इस बात को भी स्पष्ट करेगा कि संविधान का जो स्वरूप है, कार्यप्रणाली है या राजनीतिक व्यवस्था है उसको प्रकट करने के लिए भी क्या होगा? प्रस्तावना की बहुत इम्पोर्टेंट होगी या भारत के स्वरूप को भी वो जो प्रस्तावना रहेगी चित्रित करेगी कि आखिरकार क्या प्रस्तावना या क्या उद्देश्य है इस प्रस्तावना में या क्या मंशा है इस प्रस्तावना को व्यक्त करने के लिए। प्रस्तावना क्या करेगी कि प्रत्येक सरकार को क्या करेगी? प्रत्येक सरकार को नीति निर्माण के लिए भी क्या करेगी? एक प्रकार से मार्गदर्शन करती रहेगी कि आखिरकार कैसी उनकी नीति होनी चाहिए, सरकार को क्या काम करना चाहिए। तो वो भी जो यदि किसी कानूनी या संवैधानिक उपबंध में यदि कोई फंस जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे? प्रस्तावना में उन आदर्शों और लक्षणों को क्या करेंगे? उनको प्राथमिकता प्रदान करेंगे कि आखिरकार उद्देश्य में या हमारे प्रस्तावना में क्या दिया गया है। यदि हम भारत की न्यायपालिका को भी देखें तो वो क्या करेगी कि कभी कभी क्या होगी? न्याय के समय में भी वो क्या करेगी? जो प्रस्तावना होगी, जो संविधान की जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना होगी उसके भी क्या करेगी? उसके मूल्यों को भी वो आधार बनाएगी। क्या बनाएगी? उसके मूल्यों को भी वो आधार बनाती है। तो इस प्रकार जो होगी प्रस्तावना जो रहेगी प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक दशाओं का भी उल्लेख करेगी, जिसमें क्या रहेगा? स्वतंत्रता, समानता और न्याय जो रहेंगे वो प्रमुख रहेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना के क्या क्या महत्व रहेंगे। अब हम देखेंगे संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। क्या देखेंगे? अब हम एक संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को लेकर क्या रहता है? कई बार विवाद रहता है कि क्या संविधान का एक भाग है या नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पर एक बेड़ूवाली जो संघ रहेगा, मामला जो रहेगा 1960 में सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? वो कहेगा कि प्रस्तावना जो रहेगी संविधान में निहित सामान्य प्रयोजन को दर्शाता है। क्या करता है? एक नियोजन क्या करेगा? एक निहित सामान्य प्रयोजन को दर्शाता है और संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी है। क्या है? संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की एक प्रकार से क्या रहेगी? तो अब क्या हो जाएगा? एक प्रकार से क्या बोल देंगे? वो एक प्रकार से कुंजी है, ठीक है। फिर क्या कर देंगे? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? कहेगा कि प्रस्तावना जो रहेगा संविधान का
भाग नहीं है। ये बोल देंगे कब? 1960 में। 1960 में ये बोल देंगे कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन क्या होगा कि केशवानंद जो भारतीय मामला होगा 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर देगा। जो ये बोल रहा था ना सुप्रीम कोर्ट कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, तो इसकी जो पूर्व व्याख्या है उसको क्या कर देगा? अस्वीकार कर देगा। कब? केशवानंद भारतीय मामले में 1973 में। और व्यवस्था कर देगा कि प्रस्तावना का जो संविधान का जो एक भाग है, क्या बोल देगा वो? प्रस्तावना जो रहेगी संविधान का एक भाग बोल देगा। कब? 1973 में। संविधान को क्या कर देंगे? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कह देंगे वो, एक प्रकार से देखा जाए तो वो ये बोल देंगे प्रस्तावना जो है संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है, और संविधान की जो है प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों जो उल्लेख कर गए हैं उनको ध्यान में रखकर जो है संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है ना? जो व्यक्ति या जो मैं बोल दूं संविधान निर्माता जो अपना विचार या मत जो लिखकर चले गए हैं उसका हमेशा क्या होना चाहिए? अध्ययन किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके संशोधन के बारे में कि आखिरकार प्रस्तावना में संशोधन की संभावना है कि नहीं है। तो क्या प्रस्तावना में जो आर्टिकल, यदि हम इसको भाग मान लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो केशवानंद भारती मामले में क्या करेंगे? इसे एक प्रकार से क्या कर देंगे? प्रस्तावना को एक भाग मान लेंगे। तो संविधान में हमें आर्टिकल 368 के तहत हमें दिया गया है कि हम 368 के तहत किसी भी आर्टिकल्स में या किसी भी भाग में जो है संशोधित कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? हमेशा यही बात होती रहेगी कि क्या प्रस्तावना में धारा 368 के तहत जो होगा संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? ये जो प्रश्न होगा, एक ऐतिहासिक जो प्रश्न रहेगा केशवानंद भारती मामले 1973 में उठेगा। क्या होगा? ये मामला भी क्या होगा? 1973 में उठेगा। तो जैसे ही ये विचार आएगा तो इसमें क्या बोल देंगे कि नहीं संशोधित नहीं किया जा सकता। क्या होगा? कि प्रस्तावना में कोई भी संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या होगा कि संविधान का एक प्रकार से ये भाग नहीं है। क्या बोल देंगे वो? संविधान का ये एक प्रकार से भाग भी है और एक प्रकार से का भाग नहीं भी है। तो याचिकाकर्ताओं से कहेंगे कि इसे जो आर्टिकल 368 के जरिए क्या करेंगे? संविधान के जो मूल तत्व रहेंगे या मूल जो विशेषताएं रहेंगी उसमें जो प्रस्तावना में जो उल्लेखित है, जो कि प्रस्तावना में जो भी उल्लेख है उसको ध्वस्त नहीं किया जाएगा या उसे संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? या उसको ध्वस्त करने को या उसे संशोधित करने की अनुमति नहीं देंगे यहाँ पर आर्टिकल 368 के तहत। तो क्या करेगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल देगा, ये व्यवस्था भी कर देगा कि प्रस्तावना एक भाग है, और न्यायालय ने अपना यहाँ मत जो है बेरुवाड़ी संघ था 1960 के तहत क्या कर दिया जाएगा? और प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। क्या कर देंगे? प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन एक वो शर्त रख देंगे कि इसमें क्या करना है? जो मूल विशेषताएं रहेंगी, जो इसके मूल उद्देश्य रहेंगे, जो भी इसकी मूल तत्व और विशेषताएं रहेंगी उसमें संशोधित नहीं किया जा सकता। तो दूसरे शब्दों में न्यायालय क्या कर देगा? एक व्यवस्था कर देगा कि प्रस्ताव में निहित मूल्य विशेषताओं को अनुच्छेद 360 के तहत जो है संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? तो मूल्य जो एक प्रकार से आप इसको और समझ लें, दूसरे शब्दों में यदि मैं कहना चाहूँ तो वो क्या कर देंगे कि जो संविधान निर्माता एक प्रकार से प्रस्तावना जो लिख गए हैं उसको आप या जो उनका जो मोटिव था उसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि यदि आपको कुछ नए कीवर्ड जोड़ना है तो आप उससे एक नए कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जो मूल उद्देश्य या जो मूल कीवर्ड वो लिख गए हैं उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में न्याय घोषित कर देगी सुप्रीम कोर्ट। तो 42वें जो संविधान संशोधन होगा 1976 के तहत 3 शब्द जो मैं आपसे बताया है, 3 शब्द जोड़ दिए जाएंगे। कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस प्रकार से ये जो संशोधित हुए थे इसको क्या कर देंगे? वो लोग वैध जो होगा या फिर जिसे मैं बोलूँ लीगल जो होगा उसे वैलिड, जिसे बोलूँ वैलिड ठहरा दिया जाएगा। ठीक है ना? वैध ठहरा दिया जाएगा उसे। तो इस प्रकार से ये हमारा जो चैप्टर होता है प्रस्तावना पर वो समाप्त होता है। तो आप लोगों को मेरा जो चैप्टर है वो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।